अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकरम एंड you're वाचिंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने रिसर्च के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ, मैं इसके लिए अलग एक वीडियो भी बना दूँगा कि रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर या जिनको हम एकेडमिक पेपर भी कहते हैं, उनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। लेकिन जो लोग ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो बीएस, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके जो रेलेवेंट टर्म बनती है वो रिसर्च पेपर ही बनता है, जिसको हम लोग एकेडमिक पेपर कह सकते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस समझाने के लिए मैंने इसको कम से कम 2 पार्ट्स में तक़सीम किया है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक सीरीज़ चलेगी जिसके अंदर आप लोगों को हर पॉइंट को बड़ी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रिसर्च के ऊपर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आती कि कैसे एक आर्टिकल लिखा जाए। क्योंकि रिसर्च आर्टिकल का लिखा जाना जो है, ये एक बहुत बड़े मराहिल से गुज़र के इंसान उसको लिखता है, और फिर उसको एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स के अंदर पब्लिश करवा लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और कुछ जॉब्स पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी की, कि जहाँ पर आपको रिसर्च आर्टिकल का लिखा हुआ और पब्लिश हुआ हुआ एचईसी के जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं, वो एक शर्त के तौर पर एक कंडीशन होती है, आपके लिए लाजमी भी होता है। और अगर किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जहाँ पर रिसर्च पेपर का पब्लिश हुआ होना लाजमी नहीं है, लेकिन आपने पब्लिश किया हुआ है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर कि जिसके पास रिसर्च आर्टिकल रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड नहीं है। तो ये चीज़ आखिर ऐसी ये है क्या और ये लिखी कैसे जाती है? तो ये बहुत ही बिगिनर लेवल से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सबसे पहले प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व हैं कि जो आपको एक रिसर्च पेपर का जो है वो ओनर बना देंगे, एक पब्लिश्ड रिसर्च पेपर का आपको ओनर बना देंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टास्क है, वो है कि आप लोगों को एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूँढना है, ठीक है? यानी कि आपको ये सबसे अहम चीज़ है। अमूमन हमने ये देखा है कि लोग सबसे पहले जो है वो मेरे साथ बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मैं रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो मैं किस पे लिखूँ? तो ये सबसे पहला सवाल का जवाब तो आप लोगों के पास खुद का होना चाहिए। चूँकि मेरा चैनल ज़्यादातर ऑफ़ कोर्स तकरीबन कंप्लीटली ही मैं कह सकता हूँ कि बीएस इंग्लिश या लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर से रेलेवेंट है, तो मैं यहाँ पर उसी की ही एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप लोगों को ये देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिटरेचर है या फिर लिंग्विस्टिक्स है। अब आपको जब लिंग्विस्टिक्स का पता चल गया, लेट्स से आपके लिंग्विस्टिक्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब आपने फर्दर उसके अंदर देखना है कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर मुझे किस चीज़ की ज़्यादा दिलचस्पी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बहुत ज़्यादा अपील करती है, तो मैं हमेशा उसी की तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट जो है लेट्स से वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की है, फोनोलॉजी की है, मोर्फोलॉजी की है, ग्रामर की है, जो जितनी भी सब फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स की, तो आपको उसको नैरो करना होगा। अच्छा, फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको नैरो कर लिया, तो आपको मज़ीद माइक्रो जो है उसके लेवल तक जाना पड़ेगा। यानी कि अगर लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल दूं कि फोनेटिक्स को मैंने कर लिया, तो फिर फोनेटिक्स के अंदर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के ऊपर जाना है, मुझे जो है परसेप्चुअल जो स्टडी के ऊपर जाना है, ऑडिटरी के ऊपर जाना है, मुझे किस पर जाना है। तो ये आप लोगों को डेफिनेटली पहले थोड़ा नॉलेज होगा, तभी जाकर आप जो है एक माइक्रो लेवल तक जा सकेंगे। क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको इंटरेस्ट की तरफ जाने के लिए और फिर जो अगला स्टेप आने वाला है, वो स्टेप किसी सूरत भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि आप माइक्रो लेवल तक ना चले जाएं। सो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप लोगों ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढ लिया, तो अब अगला जो काम बनता है वो है लिटरेचर रिव्यू, जो सबसे अहम चीज़ है आपके रिसर्च पेपर लिखने के लिए। सबसे अहम चीज़ है, जो कि अमूमन लोग इसको इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि शायद इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी उठा के और करके और आगे रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लिटरेचर रिव्यू भला क्या है? लिटरेचर रिव्यू ये है कि आपने जिस इंटरेस्ट में, जिस चीज़ में आपकी रिसर्च जाने वाली है, अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो उससे रेलेवेंट मटेरियल आपको तलाश करना पड़ेगा। मटेरियल से मुराद, उससे रेलेवेंट अगर किसी ने एचईसी रिकॉग्नाइज्ड या इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं, उसके ऊपर अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है,
उसी उसी इंटरेस्ट में जो आपकी इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आपको उसको उनको तलाश करना होगा। पुराने दौर की बात करें तो लोगों को लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, किताबें पढ़नी पड़ती थी, बहुत लंबे चौड़े जो है आप यूँ कहें कि आर्टिकल्स को स्टडी करना पड़ता था, बहुत थीसिस बड़ी-बड़ी किताबों को पढ़ना पड़ता था। लेकिन ज़माना बदल गया है, अब आप लोगों को लाइब्रेरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग जो है और अगर जाएँगे तो बहुत कमाल करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन चूँकि दुनिया बहुत तेज़ी से गुज़र रही है, तो आप लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल तक, मोबाइल के अंदर भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि अपने जो इंटरेस्ट वाली आपने चूज़ की है फ़ील्ड, उसको गूगल के ऊपर या ख़ास तौर पर आपको गूगल स्कॉलर के ऊपर, क्योंकि गूगल के अंदर गूगल स्कॉलर होता है। यानी अगर आप गूगल में गूगल स्कॉलर लिख के आप उसको सर्च करेंगे तो गूगल स्कॉलर आ जाएगा। गूगल स्कॉलर ख़ास तौर पर जो है उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च के अंदर जो है काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, उनको आप लोग जो है देखेंगे। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू कैसे गैदर करना है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा। तभी मैं यहाँ पे मुख्तसर इन चीज़ों को बयान कर रहा हूँ। तो लिटरेचर रिव्यू में आप रेलेवेंट मटेरियल यानी कि रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल जो पेपर्स हैं, पब्लिश हुए हैं, थीसिस पब्लिश हुए हैं, इन सब चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग रिसर्च गैप को तलाश करना चाहते हैं, जिसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, ये सारे नाम हम लोग देते हैं। कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, मैं काम करना चाहता हूँ, उस पर ऑलरेडी क्या काम हुआ है और कौन सा काम ऐसा है कि जिसको मैं गैप के तौर पर पेश कर सकता हूँ। इस रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, इंशाल्लाह इस पर इसी सीरीज़ के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल इसका मुख्तसर तारफ़ आपको बता दूं कि आप लोगों को इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च गैप मिलेगा कि ये सारे काम मैंने पढ़े हैं 10, 15, 20, 25, 30, 40 और ये मुझे लगता है कि ये जो काम है, ये काम इसके ऊपर अभी काम हुआ नहीं है या सम टाइम ये भी होता है अगरचे कि मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में हम लोग ये समझ कुछ लोग ये समझते हैं कि काम बिल्कुल भी ना हुआ हो तभी रिसर्च गैप मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी का जो पार्टिसिपेशन है, जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट हो, आप पॉपुलेशन डिफरेंट कर दें तो आपके रिसर्च गैप बन सकता है। उसने कोई और फ्रेमवर्क लगाया, आपको और फ्रेमवर्क लगा दें तो भी आपका रिसर्च गैप बन सकता है। तो चूंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं अभी ये बिल्कुल पहली वीडियो है रिसर्च के ऊपर, तो मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को इन सब के ऊपर अलग अलग बहुत डिटेल्ड और बहुत क्लैरिटी से आपको सादा लफ्जों में समझाऊंगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने तलाश कर लिया, तो इसके बाद सबसे अहम काम है कि अब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे। यानी क्या आप ढूंढना क्या चाहते हैं, आप एक्सप्लोर क्या करना चाहते हैं। रिसर्च पेपर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप ढूंढना चाहते हैं, एक क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो बनाने पड़ेंगे। रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाए जाने चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाए जाने चाहिए, उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कितने होने चाहिए, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अलग वीडियो बनेगी। अच्छा, इसके बाद आपका टॉपिक की बारी आती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत सारे लोग टॉपिक को बिल्कुल यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि टॉपिक को अगर मैं सबसे यानी कि इन सारे प्रोसेसेस के अंदर एंड पर तक भी इसको डिले रखूँ तो कोई मसला नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि टॉपिक तो एक स्टेटमेंट होती है और आप जब सारे का सारा काम करते हैं, लिटरेचर रिव्यू देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, फ्रेमवर्क तलाश करते हैं, लिखते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके अंदर हल्की-फुल्की चेंज की ज़रूरत होनी चाहिए। एनी हाउ फिर भी ये जो स्टेज है, इसकी जो 5th स्टेज बन रही है, इट इज़ नॉट दैट बैड और ये अप्रोप्रिएट जगह है कि जहाँ पे आप अपना रिसर्च टॉपिक भी तलाश कर सकते हैं। मुमकिन तौर पे आप इस रिसर्च टॉपिक को आप यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को इस टॉपिक को आप लोगों को फिर यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं इस टॉपिक को। यानी ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप यहाँ पे भी इसको लेकर आते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये यहाँ पे आके चेंज हो जाए, इसके बाद चेंज हो जाए और इसके बाद भी चेंज हो जाए। तो इसलिए ये इट समटाइम्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन कि कब इसके अंदर मॉडिफिकेशन चलती रहती है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका है फ्रेमवर्क का तलाश करना।
यानी याद रखें कि आप कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप किसी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, तो आपको फिर एक फ्रेमवर्क भी तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रेमवर्क भी आपको लिटरेचर रिव्यू से ही मिलेगा। यानी जो काम लोगों ने मुख्तलिफ किए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मिसाल देना चाहूँ कि अगर किसी एक शख्स ने सोशियो फोनेटिक वेरिएशन, मैं असल में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं उसी की एग्जांपल देता रहता हूँ। या डिस्कोर्स एनालिसिस की बात कर लें, तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है उसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं कि फ़लाँ शख्स ने इस तरीके से डिस्कोर्स एनालिसिस किया, दूसरे ने इस तरीके से डिस्कोर्स एनालिसिस का जो है वो उसको किसी भी डिस्कोर्स को एनालाइज़ किया। तो आपको वो फ्रेमवर्क तलाश करना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल फ्रेमवर्क फॉर यू, कि जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी आंसर करे, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करे, आपके टॉपिक से भी रेलेवेंट बने। तो वो फ्रेमवर्क आपको, वो मेथड आपको ढूँढना पड़ेगा, वो थियरी जो है वो आपको ढूँढनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें इसके ऊपर भी बहुत सारी बात होने वाली है फ्रेमवर्क के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसी स्टडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स होते हैं कि जहाँ पे आपको लाज़मी नहीं है कि फ्रेमवर्क लेकर आएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर डॉक्यूमेंटिंग अ लैंग्वेज, आप किसी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो लाज़मी नहीं है कि कोई एक फ्रेमवर्क प्रॉपर थियरी लेकर आएँ और उसको अप्लाई करें। सो मेजॉरिटी हमारे रिसर्च पेपर्स के अंदर बहरहाल आपको फ्रेमवर्क तलाश करना पड़ता है। इसके बाद आपका ये सारे जब हो जाते हैं, तो फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं। अब डाटा कलेक्शन मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, एक लंबी चौड़ी बहस है और इस पर हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। बट डाटा कलेक्शन या डाटा एनालिसिस, इन दोनों में से कोई भी आप इसको नाम ले दें, तो डाटा कलेक्शन जब आप करते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आपका डाटा है क्या। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है शहर से शहर, आपको इदारों में जाना पड़ता है, आपको हो सकता है कि कहीं भी ना जाना पड़े और आपका सारे का सारा डाटा आपके पास आपके लैपटॉप में मौजूद है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कॉपस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपका डाटा सारे का सारा कॉपस में ही मौजूद है और आपने उसी को ही एनालाइज करना है। सो यू डोंट नीड टू रूम हियर एंड देयर। लेकिन एक लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, किसी एक खास लैंग्वेज के स्पीकर्स के इंटरव्यू और रिकॉर्ड करने हैं, तो आपको डेफिनेटली इधर उधर जाना पड़ेगा। सो डिपेंड करता है कि आपकी डाटा कलेक्शन जो है डाटा किस किस्म का है, और उसके लिए कलेक्शन करने के लिए आपको कौन से मैथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी, जो कि हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। और उसके बाद आपका राइटिंग प्रोसेस, आज जब आपका डाटा कलेक्ट हो गया, तो अब आप जो है अपना सारे का सारा राइटिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें एनालिसिस करेंगे सारा कुछ। आप अपना जो है टॉपिक सबसे ऊपर आएगा आपके, फिर लिटरेचर रिव्यू आप लिखेंगे, फिर अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, और बीच में इंट्रोडक्शन, सॉरी मैं भूल गया कि टॉपिक के बाद आपका इंट्रोडक्शन भी आएगा। इस पे हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट, और उसका मैं आपको एक बाकायदा फॉर्मेट भी पेश करूंगा कि जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि एक प्रॉपर जो एचईसी रिकग्नाइज जर्नल्स के अंदर फॉर्मेट पेश किया जाता है, वो कैसे होना चाहिए। पहले टॉपिक हो, फिर फलां चीज़ हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कीवर्ड्स हो, इंट्रोडक्शन हो, तो ये इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो ये राइटिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपना कंप्लीट राइटअप करते हैं, और उसके बाद आपका पब्लिकेशन प्रोसेस होता है, विच इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो टॉपिक होगा, आपका वो प्रोसेस है। क्योंकि इसके अंदर आपको जर्नल्स को जो है उनके जो एडिटर्स हैं उनको ईमेल करना पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर जर्नल्स के अंदर अब तो जो है काफ़ी रफ्तार तेज़ हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो है वो पेपर पब्लिश्ड होते थे, और अब बहुत सारे जो एचईसी जर्नल्स रिकग्नाइज्ड हैं वो जो है ऑनलाइन हैं, और साल के अंदर 3 से 4 दफ़ा वो पब्लिश करते हैं। तो अब आर्टिकल्स की तादाद भी ज़्यादा हो गई है, लिखने वालों की तादाद भी ज़्यादा हो गई है, तो जर्नल्स की तादाद भी ज़्यादा हो गई है। सो उम्मीद है कि आपको इस पूरी वीडियो के अंदर एक ओवरऑल आपको आइडिया ज़रूर मिला होगा। मैं इस पे कतई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई शख्स अगर पहली दफ़ा रिसर्च पेपर लिखने लगा है, तो वो मेरी इस वीडियो से सब कुछ उसको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बार-बार कहा है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग-अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसा बेस्ट वे है, और लिटरेचर रिव्यू कैसे बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं सेपरेट इंशाल्लाह बनाऊँगा, और वो पार्ट वाइज़ इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पेश करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये सारा मेरी एफर्ट पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।